Hello everyone. Today we are going to continue the third part of partnership final account. तो पहले दो लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया एक बार क्विकली हम देख लेते हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप विथ फाइनल अकाउंट, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कौन सी 3 चीज़ बनेगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कवर कर लिया. ये तीनों बनाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों बनाने के लिए हमें बेस चाहिए. तो वो बेस है अपना ट्रायल बैलेंस. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था. तो ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट ये लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका था. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विथ पीएनएल अकाउंट. तो अब हम शुरू करते हैं पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट से. तो अब हम हमारे एक्सपेंसेस देखते हैं कि एक्सपेंसेस कौन से आएंगे. पीएनएल अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड पे. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड पे, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो ये खर्चे कौन से हैं वो हम देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस लॉस हो चुका हमारा, वो लॉस था इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आ गया. उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस. अभी सैलरी क्या होता है, एम्प्लॉयज को ऑफिस के अंदर हम सैलरी पे करते हैं. जैसे हमने देख लिया था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वर्कर को वेजेस पे किया जाता था, यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी पे किया जाएगा. उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमने समझा दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर वेजेस आएगा तो आपको ट्रेडिंग में डालना है, सैलरी आएगा तो पीएनएल के अंदर डालना है. मगर सैलरी एंड वेजेस आएगा तो पीएनएल के अंदर जाएगा, और वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा. अगर जो सबसे स्टार्टिंग वर्ड को देखना है, सैलरी अगर फर्स्ट वर्ड है तो आपको पीएनएल के अंदर जाना पड़ेगा, तो ये पीएनएल के अंदर जाएगा. उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस. अनप्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्ट के रिलेटेड में नहीं है, प्रोडक्ट के रिलेशन में नहीं है, उसे अनप्रोडक्टिव कहा जाता है. जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेटेड है, मतलब कि प्रोडक्शन हम जो कर रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन में, जो भी वेजेस आते हैं जो वर्कर्स को पे करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. और अनप्रोडक्टिव मतलब जो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है मगर ऑफिस के कोई काम के अंदर है, तो उसे अनप्रोडक्टिव वेजेस कहा जाता है. जो वर्कर ही होता है मगर वो डायरेक्ट रिलेशन टू प्रोडक्ट नहीं है, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा. उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सारे के सारे ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे रहते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन, पेपर्स, ये सब के खर्चे. टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन जो ऑफिस में रहते ही है, बट ऑफिस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस प्रीमाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस रहेगा. ऑडिट फीस, हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसके लिए सीए को अपॉइंट किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर एक ऑडिटर रहता है, तो ये ऑडिट फीस, उसकी फीस पे करनी रहती है, तो वो भी ऑफिस के खर्चे में ही आएगी. देन रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो हमें पे करना रहता है, रेट्स एंड रेंट जो हमें हमारे प्रीमाइसेस के पे करने रहते हैं. तो ये इन शॉर्ट सारे के सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं. हमने ये स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एक्सपेंसेस में कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, तो एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस कॉस्ट. तो ये हमारा सारे के सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आ गए. ये सारे के सारे हमने यहाँ पर कवर कर दिए. तो अब हम हमारे आगे के खर्चे देखते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस और आते हैं. तो सबसे पहले वेयरहाउस रेंट. वेयरहाउस मतलब गोडाउन, जहाँ पर हम सेलिंग पर्पस के लिए हम हमारा स्टॉक रखते हैं, तो उसे रेंट पे हमने लिया हुआ रहता है, तो ये यहाँ पर वेयरहाउस रेंट आ जाएगा, वो भी सेलिंग पर्पस के लिए है. ट्रेड एक्सपेंस, जो खरीदने और बेचने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ बेचने के जो एक्सपेंसेस है वो सब आएंगे. जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए खर्चे होते हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे. ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो यहाँ से वहाँ सेलिंग पर्पस के लिए जो भी ट्रैवलर को रखते हैं हम लोग, तो उसके खर्चे छोटे मोटे रहते हैं. हमने अगर हमारे डिस्काउंट अलाउड, किसी को हमने डिस्काउंट दे दिया, सेल कर दिया एट अ डिस्काउंट रेट, तो हमारे लिए लॉस हो गया, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा. एडवर्टीजमेंट, हम हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा. ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आ रहे हैं यहाँ पर. एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम लोग अगर हमारा सेल कर रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हमें पे करना पड़ेगा. जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पे किया था, वैसे ही एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग पीएनएल में पे करेंगे, क्योंकि ये सेलिंग पर्पस के लिए है. देन कैरेज आउटवर्ड वो होता है, हमने कैरेज एक इनवर्ड देखा था और एक कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था, कैरेज आउटवर्ड हम पीएनएल में लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आता है कैरेज इनवर्ड, वो फैक्ट्री के अंदर हम हमारे रॉ मटेरियल लेकर आते हैं जो अभी तक प्रोडक्ट बने नहीं है,
और यहाँ पर अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाता है वो हमारे फैक्ट्री से अभी सेलिंग पर्पस के लिए जा रहा है, तो ये सेलिंग पर्पस का खर्चा है, तो ये कैरेज आउटवर्ड P&L अकाउंट के अंदर आएगा। फिर पैकिंग चार्जेस पैक करने के लिए जो भी चार्जेस रहते हैं फिनिश्ड गुड्स होने के बाद हम लोग सेलिंग पर्पस के लिए एक्स्ट्रा पैकिंग चार्जेस करते हैं, पैकिंग के खर्चे लगते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। देन कन्वेंस वो भी आने जाने का खर्चा वो भी यहाँ पर लगेगा, सेलिंग पर्पस के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आरडीडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आरडीडी। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे ये डाउट है हमको। हमने जो क्रेडिट पे सेल किया हुआ है उसके पैसे हमको वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कभी कभी डाउटफुल रहता है कि ये पैसे नहीं आएंगे, तो ये इसे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कहा जाता है, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें बैड डेट्स का मतलब जो पैसा अभी आने वाला ही नहीं है, मतलब लॉस हो चुका, अभी पैसे की कोई उम्मीद ही नहीं है कि हमको वापस मिलेंगे, तो वो बैड डेट्स। उसके बाद न्यू बैड डेट्स और ओल्ड बैड डेट्स में इतना सा ही फर्क है। ओल्ड बैड डेट्स तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, न्यू बैड डेट्स मतलब तुमको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। एडजस्टमेंट के अंदर तुमको न्यू बैड डेट्स दिया रहेगा, वो ओल्ड बैड डेट्स के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद न्यू आरडीडी भी तुमको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, और ओल्ड आरडीडी तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। मतलब ये वाला जो बैड डेट्स ये ट्रायल बैलेंस में तुमको दिया हुआ रहेगा, ओल्ड आरडीडी ये भी ट्रायल बैलेंस में तुमको दिया हुआ रहेगा। फिर न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी ये दोनों भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा। न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में देंगे, ओल्ड बैड डेट्स एंड ओल्ड आरडीडी तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहेगा। अभी बैड डेट्स का मतलब समझा दिया, जिसकी पैसों की आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, अभी वो लॉस हो चुका। और आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल के लिए रखा है कि हमको ये शायद आएंगे शायद नहीं आएंगे, तो ये सारे के सारे ये आरडीडी का फॉर्मूला उसके अंदर ही ये आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आरडीडी इसका नाम देना है, उसके अंदर फॉर्मूला का नाम ही आरडीडी है, उसके अंदर सबसे पहले आएगा बैड डेट्स, जो ओल्ड बैड डेट्स है तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा वो यहाँ पर लिखना है। उसमें एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है तो ये न्यू बैड डेट्स ऐड करना है। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया हुआ है तो न्यू आरडीडी भी ऐड करना है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अगर तुमको आरडीडी दिया है तो वो ओल्ड आरडीडी रहेगा और उससे लेस करना है यहाँ से। तो यहाँ पर तुम्हारा आरडीडी का फॉर्मूला खत्म होता है, और ये ऑलमोस्ट हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो गए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हमने ऊपर देखे, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे देखे। अभी बचे हमारे या तो फाइनेंस के खर्चे, और जो हमको लॉस हो गए कुछ वो सारे खर्चे बचे, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो अब हम हमारे आगे के एक्सपेंसेस देखते हैं कि और कौन से एक्सपेंसेस है वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक चार्जेस, जो बैंक के खर्चे होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। फिर इंटरेस्ट पेड, हमने किसी से अगर उधारी लिए या तो पैसे हमने लिए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पे करना रहता है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे बिजनेस में पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना रहता है, बिजनेस उनको पे करता है, तो वो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। फिर कमीशन टू पार्टनर अगर कुछ प्रोडक्ट बेचेगा तो उसके ऊपर उसे कमीशन भी मिलेगा, कोई भी चीज़, तो इसके ऊपर कमीशन भी पार्टनर को देना पड़ता है। डेप्रिसिएशन, हमारा एसेट की वैल्यू हर बार डेप्रिशिएट होती जाती है, तो वो जो डेप्रिशिएट होती जा रही, कम होती जा रही है, वो हमारे लिए लॉस है, तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और ये लॉस है इसलिए यहाँ पर आएगा। देन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, हर साल हमको कुछ ना कुछ मशीनरी में रिपेयर करना पड़ता है या कुछ भी रहेगा, तो वो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर आएगी, क्योंकि रिपेयर्स करें तो वो भी छोटा मोटा खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। देन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, हमने अपनी असेट को बेच दी और उसके ऊपर हमें लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये लॉस के लिए ही यहाँ पर है। देन लॉस बाय फायर, हमारे प्रोडक्ट को या कोई भी चीज़ को आग लग गई तो वो भी यहाँ पर आएगा। हमने ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे ये कवर किया था कि गुड्स को फायर हो गया, जल गए, तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में की थी, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगी लॉस बाय फायर, ये एडजस्टमेंट में रहेगा। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, सेकेंड इफेक्ट P&L में जाएगा।
देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के पास से हमने अगर लोन लिया है तो कंपनी बिजनेस उसको इंटरेस्ट पे करेगा, उनको इंटरेस्ट पे करना है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर। देन सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देना है, वो भी खर्चा है बिजनेस के लिए। एंड एट दी एंड ये पूरा का पूरा हमने एक्सपेंसेस पूरा कवर कर लिया, सारे के सारे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, डेप्रिसिएशन, repairs and renewal, loss on sale of asset, loss by fire, interest on partners loan, salary to partner, ये सारे के सारे खर्चे हमने कवर कर दिए। अभी क्रेडिट साइड बाकी है। डेबिट साइड पे और एक चीज आएगी, अगर प्रॉफिट हुआ हम लोग दोनों साइड को एडिंग करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, जिस साइड पे कम बैलेंस रहेगा, अगर डेबिट साइड पे कम बैलेंस है तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर क्रेडिट साइड पे कम बैलेंस है तो हमें लॉस मिलेगा। तो ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा और अगर यहाँ पर लॉस है तो वो कैपिटल के अंदर लेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा क्रेडिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे कौन सी इनकम है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया था ट्रेडिंग अकाउंट से, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ था वो ट्रांसफर हो गया था पीएनएल अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है या कहीं पर भी हमने इन्वेस्ट किया तो वहां से अगर इंटरेस्ट मिला तो हमने रिसीव किया तो ये इनकम साइड है। अदर देन हमारा डायरेक्ट इनकम, ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर इसलिए यहाँ पर आएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कुछ परचेस किया रहेगा तो हमें इस बार डिस्काउंट मिला, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये भी यहाँ पर आएगा। कमीशन रिसीव्ड, हमने कुछ सेल आउट किया रहेगा तो उसके बदले हमें कमीशन मिला, तो ये भी यहाँ पर आएगा, दिस इज अ इनकम। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, हमने किसी के शेयर्स में या कहीं पर इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसके बदले हमें डिविडेंड मिला, तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। देन रेंट रिसीव्ड, हमने कुछ हमारी प्रॉपर्टी या प्रीमाइसेस कुछ रेंट पे दिया रहेगा तो उसके बदले हमें रेंट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इनकम सोर्स हो गया। और इसके अलावा और कोई भी अगर रिसिप्ट हो रहा है, हमको इनकम हो रही है, तो वो यहाँ पर आएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, हमने अगर हमारा एसेट कोई बेच दिया तो उसके बदले हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट हुआ तो हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पे आएगा। जैसे हमने डेबिट साइड पे किया था कि हमें अगर एसेट बेच के लॉस आएगा तो वो डेबिट में जाएगा, तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले भी हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, तो ये भी हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स ने कंपनी में से कुछ विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज तो उसके बदले वो कंपनी को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर। और फाइनल ये सब होने के बाद डेबिट हमने देख लिया पूरा का पूरा, क्रेडिट देख लिया हमने पूरा का पूरा कि डेबिट में कौन से एक्सपेंस आते थे, एक तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस और लॉस, ये सारे के सारे हमने कवर कर दिए। उसके बाद हमने क्रेडिट साइड पे सारी की सारी हमारी इनकम देख ली कि सारी की सारी इनकम आती है। फाइनली हमें दोनों साइड पे टोटल करना है, टोटल करने के बाद जो भी हायर साइड रहेगा, दोनों में से जो भी डेबिट या तो क्रेडिट, जो भी हायर साइड रहेगा वो दोनों साइड पे लिखना है, दोनों टोटल अमाउंट में, और जो भी लोअर साइड रहेगा उसमें से हायर साइड को माइनस करना है, हायर साइड में से लोअर साइड को माइनस करना है, तो हमें आइदर प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। अगर डेबिट साइड पे हमें बैलेंस बचा मतलब ये प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा तो ये हमें लॉस मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में और ये पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो भी ये पार्टनर्स कैपिटल में ही ऐड होगा, मगर ये लेस हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाकर। प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड होगा, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल से लेस हो जाएगा। So now we have completed with the P&L account, and in the next lecture we'll come with the balance sheet and adjustment. तो तब तक के लिए thank you so much.